आज के इस भव्य कार्यक्रम में उपस्थित मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद सम्मानीय प्रभात झा जी, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। हम सबके बहुत ही सम्माननीय, जिनको हमने बचपन से जनता का नेतृत्व करते हुए देखा और हमारे पार्टी में जिन्होंने एक अपना विशेष स्थान पाया है, ऐसे श्री हुकुमदेव नारायण यादव जी, जो भारत सरकार में मंत्री भी रहे, पद्म भूषण से विभूषित, हमारे अखिल भारतीय मिथिला संघ के अध्यक्ष श्री विजय चंद्र जी, हमारे सुधीर कुमार मिश्रा जी, जो सीईओ हैं ब्रह्मोस के, हमारे दिल्ली के प्रदेश के अध्यक्ष श्री मनोज तिवारी जी, और हमारे गोपाल ठाकुर जी, जो दरभंगा के सांसद हैं और आप सबके लोकप्रिय नेतृत्व करने वाले ऐसे हमारे साथी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित अखिल भारतीय मिथिला संघ के सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी और मीडिया के भी मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, मुझे आज जब यहाँ आने का सौभाग्य मिला है तो सबसे पहले तो मैं महान कवि विद्यापति जी को अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और करबद्ध नमन करता हूँ कि ऐसे पुण्य भूमि, पवित्र भूमि कि हमारे सभी सदस्यगण का, सज्जन वृंद के दर्शन करने का मौका मिला। आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैथिली बोल तो नहीं पाता हूँ, लेकिन समझने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, इसलिए आपके सारी बातें मैंने समझी, जानी और उसको आगे बढ़ाने का भी हम प्रयास करेंगे। मिथिला से मेरा भावनात्मक रिश्ता है और ये रिश्ता मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि शब्दों में बयान करने में भावनाओं को बयान करना बड़ा कठिन होता है। लेकिन जब मैं मिथिला की बात करता हूँ तो वह पावन भूमि जहाँ राजा निमि के पुत्र राजा मिथि ने मिथिला बसाया, और जब हम मिथिला की बात करें तो हम राजा जनक को और महान पुत्री हम माता जानकी देवी को बिना नमन किए आगे बढ़ नहीं सकते, उनको मैं नमन करता हूँ। जब मैं भावनात्मक बात कहता हूँ तो मिथिला को जब मैं याद करता हूं तो मिथिला के साथ साथ विद्वता का मेरे दिमाग में एक विशेष प्रदर्शन होता है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, बचपन की छाप बहुत गहरी होती है। जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं बढ़ा, जिस विश्वविद्यालय में बढ़ा, वहां मैं प्रोफेसर्स क्वार्टर्स में रहता था, जो एक के बाद एक प्रोफेसर्स के क्वार्टर होते थे। जिन लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी को देखा होगा तो वो मेरी छाप इसलिए पड़ी कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तरफ से शुरू होता था अनिरुद्ध झा, बेचन झा, चेतकर झा, दिवाकर झा, मृत्युंजय झा, मधुकर झा, जय नारायण मिश्र, और ये सभी के लालन पालन में मुझे पढ़ने का मौका मिला। ये मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ, इसलिए कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं। ये बचपन में ही मेरे को एक विद्वता का, अब अरुण झा यहाँ हमारे मित्र बैठे, हमारे से 1 साल सीनियर हुआ करते थे, आज सीनियर आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी में यहाँ भारत सरकार में। हम दोनों वाद विवाद के कॉम्पेनियन थे। हम दोनों एक साथ अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करने के लिए वाद विवाद में जाया करते थे, और वो एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें हम लोग, रविशंकर प्रसाद होते थे,
अरुण झा होते थे, मैं होता था, तो हम लोग पटना यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने जाते थे और जहां भी जाते थे विजयी होकर के आते थे। ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए मेरा, अब जब मिथिला की शादी को मैं वर्णन करूं तो, क्योंकि मुझे बहुत से अपने मित्रों की शादियों में जाने का मौका मिला, बाराती बनने का मौका मिला। अब मिथिला की शादी में अगर आप बाराती बने तो वो कुछ विशेष ही होता है, और जो आपका स्वागत होता है वो संस्कृति की जो झलक दिखती है, उस संस्कृति के गौरव में इतिहास को जब हम समझते हैं तो हमको समझ में आता है कि मिथिला भूमि पुण्य भूमि जो संस्कृति की दृष्टि से एक अपने आप में विरासत रखती है, उसको हमको समझना चाहिए। और इसलिए जब मैं ये सारी बातें कहता हूं तो वह उस भूमि की संस्कृति, अभी चर्चा चल रही थी और उसमें कहा गया कि इतने लाख मैथिली हैं, मिथिला के रहने वाले हैं इतने लाख। ये सर गिनने से बात नहीं होगी, ये सर के साथ क्वालिटी भी बहुत है, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यह भी हमारा नेतृत्व है। इसलिए मिथिला का प्रतिनिधित्व में सिर्फ नंबर ही नहीं है, संख्या ही नहीं है, संख्या के साथ साथ नेतृत्व करने की इनटू द पावर ऑफ मेनी यह ताकत भी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। अकेला मिथिला का व्यक्ति अकेला नहीं है, वह समाज के वातावरण को इधर से उधर बदलने की ताकत रखता है, यह भी हमको समझना चाहिए। तो ऐसे स्थान से जब, अब मैं विजय जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया आने का। मैं प्रभात जी का विशेष करके धन्यवादी हूं। पिछली बार मुझे आना था, मैं नहीं आ पाया, मैं लेट हो गया था, रात के 11 बज गए थे, इसलिए मैं शामिल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जब विजय जी ने मुझसे कहा तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और आप सबके दर्शन करूँगा और आप सबके बातों को सुनूंगा भी और ध्यान में भी रखूँगा। जहाँ तक हमारे राजनीतिक जीवन के सवाल है या राजनीतिक दृष्टि का सवाल है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी हों, चाहे नरेंद्र मोदी जी हों, सबके विचार और नेतृत्व में एक बात थी और है कि विविधता में एकता लाने में सबको साथ जोड़ करके चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और इसीलिए जो हुकुमदेव नारायण जी ने कहा सर्वग्राही सर्वस्पर्शी, जो प्रभात जी ने कहा कि प्रेम, ये सब मिथिला में इमेंस है। मुझे कई बार दिखता है तो मैं कहता हूं कि देयर इज ए यूनिक वार्मथ इन मिथिला, यूनिक वार्मथ, एक गर्म जोशी है, एक सम्मान है, एक प्यार है, सबको ग्राह्य करने वाला, सबको स्पर्श करने वाला, ऐसी संस्कृति को मिथिला की है जिसको हमको संभाल कर संजो कर रखना है। अटल जी ने अष्टम सूची में मैथिली को डालने का अपना काम किया था। आज हम सब लोग अटल जी को याद करते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहां मखान को अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित करने की बात कही, वहीं हमारे पुनौर धाम का जो हमारा प्राकट्य स्थल है, उसको आगे बढ़ाने का, विकसित करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हम पूरा करेंगे। मैं जो बात विजय जी ने कही है, अब मैं जब बात करता हूं तो मिथिला की बात करें और मखान की बात ना हो, पान की बात ना हो, माछ की बात ना हो, दही चूड़ा की बात ना हो, तब तक पूरा होता नहीं। ये विशेष चीजें हैं, मतलब इसको मैं फिर कहता हूं कि इसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता, इसको जिया जाता है, जिया जाता है। और ये जीना जो है, ये मिथिला में हमको सीखना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आप सब से एक निवेदन, मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि आप सब ने अपना संस्कृति को संजो के रखा है और हम भी मिथिला को क्षेत्रीय भाषा नहीं मानते, हम हमेशा कहते हैं भारतीय भाषा है, ये भारतीय भाषा है, बहुत जिसमें कहते हैं सारगर्भित भाषा है। और यह सारगर्भित के साथ साथ अपनी दृष्टि, अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है, जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए इसको विकसित करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको हम विकसित करेंगे। कुछ बातें सम्माननीय विजय जी ने कही है, रेल के बारे में कहा है, हवाई अड्डे के बारे में कहा है।
एम्स के बारे में कहा है। मैं एक बात आपको बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मैं भारत का स्वास्थ्य मंत्री रहा और दरभंगा में हमने एम्स दिया था। बीच में कुछ कमी आई। मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं कि एम्स खुलेगा तो दरभंगा में ही खुलेगा, ये आप ध्यान रखें। और मैंने नीतीश कुमार जी से बात की है। अभी पिछले महीने मैं पटना गया था तो मैंने नीतीश कुमार जी से बात की थी और मैंने कहा था कि वो जो दरभंगा पैलेस है उसको छोड़ करके उसके साइड में जो ज़मीन है उसको हम एलिवेट करेंगे, नए डिज़ाइन से बनाएंगे, लेकिन नया एम्स बनाएंगे और पूरा एम्स बनाएंगे, ये हम आपको सूचित करना चाहते हैं। उसी तरीके से हवाई अड्डे का सवाल है, वो उस बहुत तीव्र गति पर है। उसके फाइनल उसकी सारी औपचारिकताएँ पूरी हो गई हैं और वहाँ भी उड़ान जल्दी भरी जाएगी और वह भी काम तीव्र गति से होगा। जो आपने रेल मंत्रालय से संबंधित बातें कही हैं उसको मैं पीयूष गोयल जी से ज़रूर रखूँगा और उनसे बातचीत करके गोपाल जी को साथ लेकर के, मनोज जी को साथ लेकर के, प्रभात जी को साथ लेकर के उसको भी, प्रभात जी के साथ चल करके उसको भी हम पूरा करेंगे, ये हम आपका कहना चाहते हैं। मित्रों, मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि आपने विश्व मैथिली सम्मेलन करने का आयोजन करने का तय किया है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस कार्य को करें। मैं ज़रूर प्रधानमंत्री जी को लाने का प्रयास करूँगा और वो आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन विश्व मैथिली सम्मेलन होना चाहिए। ये इसलिए नहीं कि इसमें मिथिला का या मैथिल का भला है, यह मानवता का भला होगा, इसको हमको समझना चाहिए। मिथिला की संस्कृति को लोग जाने। आज मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि जब मिथिला पेंटिंग की हम बात करते हैं तो ये मिथिला पेंटिंग सिर्फ मिथिला की पेंटिंग नहीं है, उसका उद्गम स्थान है, लेकिन मिथिला पेंटिंग इंटरनेशनल पेंटिंग बन गई है, यह भी हमको ध्यान रखना चाहिए। गोदावरी देवी को पद्मश्री दे करके आदरणीय मोदी जी ने इस बात को प्रदर्शित किया है कि किस तरीके से हम लोगों ने अपनी संस्कृति को संजो करके आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए, और मैं कई बार अपने प्रभात जास जी से जब मिलता हूं तो कहता हूं, ठीक छिए ना, ठीक छिए। तो हमें मैथिली, मैं कह सकता हूं कि बोलने तो नहीं आती है, लेकिन समझता पूरा हूं, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। इसलिए आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। आज मुझे पुरानी यादें ताज़ा करने का भी मौका मिला और जिन गुरुजनों के बीच में मुझे पढ़ने का, बढ़ने का मौका मिला था, उनको भी नमन करने का मौका मिला और अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने का मौका मिला। आपने ये सब मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।